नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। मजहब के उन ठेकेदारों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर शब्दों की मर्यादा लांघ जाते हैं। भड़काऊ भाईजानों की फहरिस्त में जफरुल इस्लाम खान भी शुमार हो गए हैं। देश जानता है कि वो कैसे भारत के अंदरूनी मामले को विश्व बिरादरी तक घसीट ले जाने की धमकी दे रहे थे। वो दलील दे रहे थे कि भारत के मुस्लिमों ने अरब देशों से शिकायत की तो जलजला आ जाएगा। 28 अप्रैल को उनका बयान आया था, उसके बाद भी उन्हें अफसोस नहीं। अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अध्यक्ष पद से उतरने का खतरा बढ़ गया है तो उन्हें पसीने छूट रहे हैं। यही हाल कोरोना वाली जमात के मौलाना साद का है, जिसके खिलाफ अब एनआईए जांच की मांग हो रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में साद का मामला पहुंचा था, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म की आड़ में यह देश विरोधी सोच क्यों। तबलीगी जमात का आका मौलाना साद, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान, कौम की नुमाइंदगी करने वाले दो चेहरे जिनकी देश विरोधी करतूतों ने उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया। शातिर साद जो देश में कोरोना का जाल फैलाकर बेलगाम जमातियों को उकसाकर अंडरग्राउंड है। साद के खिलाफ एनआईए जांच की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में साद के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। और दूसरे हैं जफरुल इस्लाम खान, जिन्होंने मुस्लिमों का नाम लेकर देश को खुली धमकी दी, जाकिर नाइक को हीरो बताया, जलजला लाने वाला फरमान सुनाया और फिर उम्र सेहत का बहाना बनाकर बचने का ढकोसला करने लगे। देशद्रोह और नफरत फैलाने के आरोपी जफरुल इस्लाम खान सवालों के चक्रव्यूह में हैं। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जैसी संस्था के साथ विश्वासघात किया, बल्कि दुनिया में देश की छवि धूमिल करने की कोशिशें की और आज उन्हें पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि राजद्रोह के आरोपी जफरुल इस्लाम को पद से हटाया जाए। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि उपराज्यपाल जफरुल इस्लाम के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसे बयान से दुनिया में देश की छवि धूमिल हुई है, अब तक उन्हें पद से क्यों नहीं हटाया गया। इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि जफरुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 सब क्लॉज एफ दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट के हिसाब से जफरुल इस्लाम खान को तत्काल पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय को यह बताया गया दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी की ओर से कि दिल्ली एलजी ने जो जफरुल इस्लाम खान है उनको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मामले में एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है मेरी प्रेयर के हिसाब से, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 सब क्लॉज एफ के हिसाब से, और जफरुल इस्लाम खान से जवाब मांगा गया है कि क्यों नहीं उन्हें इस पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। जफरुल इस्लाम को आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने जिम्मेदार ओहदे पर बैठकर जिन शब्दों से देश को शर्मसार किया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, 28 अप्रैल का ये वही विवादित पोस्ट है जिसमें लिखा कि भारतीय मुसलमानों ने अरब देशों से शिकायत की तो एवलांच आ जाएगा। भारतीय मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद कुवैत। हिंदुत्व विचारधारा के लोग सोचते हैं कि कारोबारी हितों की वजह से अरब देश भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे। वो भूल गए भारतीय मुसलमानों का अरब और मुस्लिम देशों से कैसे रिश्ते हैं। जिस दिन मुसलमानों ने अरब देशों से अपने खिलाफ जुल्म की शिकायत कर दी, एवलांच आ जाएगा। ये देश तोड़ने की साजिश नहीं तो क्या है। जफरुल इस्लाम के इसी जहरीले बोल पर सवाल उठे तो पहले उन्होंने माफी मांगने का दिखावा किया, मगर 3 मई को हेकड़ी दिखाई कि मैंने पोस्ट डिलीट नहीं किया, मैं अपनी बात पर कायम हूं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 124A और 153A के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद पुलिस की टीम ने उनके आवास पर दबिश भी दी। खुद को मुसीबत में घिरता देख उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। 6 मई को उनके वकील ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई कि वो एक लोक सेवक हैं और उनकी उम्र 72 साल है। हृदय रोग और ब्लड प्रेशर की समस्या है। कोरोना से उनके संक्रमित होने का काफी खतरा है, जो उनकी उम्र के व्यक्तियों के लिए घातक हो सकता है। लिहाजा घर पर ही पूछताछ हो तो बेहतर है। देश की एकता को तार तार करने की कोशिश में जफरुल इस्लाम ईमान, संविधान सब भूल गए और अब कानून से बचने के लिए वो दांव और दलीलों का सहारा ले रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच वालों की दुकानें कब तक चलती रहेंगी। तो सवाल यह है कि धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों।
यही बड़ा सवाल है आज का, क्यों जफरुल इस्लाम अपने ही देश के बाशिंदों को धमकी दे रहे हैं। वो भी धमकी दे रहे हैं अरब देशों की जो मदद के लिए भारत पर मोहताज होते हैं। मौलाना साद, दूसरा एक्सटेंशन, क्या ये सब शाहीन बाग की हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर भी बरसाएंगे वाली सोच का एक्सटेंशन तो नहीं? सीधे इसी बहस को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आपको जफरुल इस्लाम का एक बयान सुनाऊंगा जो बेहद आपत्तिजनक है। मेरे साथ एक गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सिराज कुरैशी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तहसीन पूनावाला एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करते हैं, मौलाना अली कादरी जो कि चेयरमैन है सीरत उल नबी एकेडमी हैदराबाद के। मेरे साथ वानी यास्मीन हैं जो कि एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले संबित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये देश विरोधी सोच धर्म के नाम पर क्यों? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, पहले आपको समझाना होगा, हम सबको समझाना होगा कि ये देश विरोधी कैसे है। देखिए, जफरुल इस्लाम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जफरुल इस्लाम दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब संवैधानिक पोस्ट को ऑक्यूपाई करता हुआ व्यक्ति। स्वाभाविक है, आप और हम ये जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ है, कम से कम वह व्यक्ति तो भारत के संविधान और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की शपथ लेता है, उसको तो संविधान पे विश्वास होगा। जब वो कुवैत में चिट्ठी लिखते हैं और भारत की कंप्लेंट करते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुस्तान के संविधान पे उन्हें विश्वास नहीं है, हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली अर्थात हिंदुस्तान की जुडिशियरी पे उन्हें विश्वास नहीं। अगर उनको लगता है कि मुसलमानों के ऊपर किसी प्रकार का हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है तो वो लोअर कोर्ट जा सकते थे, अगर वहां संतुष्ट नहीं होते तो हाई कोर्ट जा सकते थे, वहां संतुष्ट नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, मगर वो किसी कोर्ट में नहीं गए। उन्होंने फरियाद किया तो कुवैत में किया। एक तो इसके कारण वो देशद्रोह का मामला बनता है। दूसरा, जाकिर नाइक को उन्होंने अपने इस लेटर में, अपने इस चिट्ठी में हीरो बताया है कि देखिए, एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम जाकिर नाइक। जाकिर नाइक वही व्यक्ति है जिसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ना केवल हिंदुस्तान में, उनके खिलाफ तो हिंदुस्तान में केस चल रहा है, अपितु कई मुसलमान देशों ने भी, मुस्लिम कंट्रीज ने भी जाकिर नाइक को बैन किया हुआ है। श्रीलंका और जो सार्क कंट्रीज हैं उनमें भी जाकिर नाइक का खौफ रहा है, जाकिर नाइक के खिलाफ वहां भी केस चल रहा है। तीसरा, उन्होंने धमकी दी इंडिया को कि अगर हम सब जग जाएंगे और अरब नेशंस में कंप्लेंट करेंगे तो याद रखिए एक एवलांस, जिसको हिंदी में अगर हम अनुवादित करें तो सैलाब, एक कहर टूट पड़ेगा हिंदुस्तान के ऊपर। मतलब हिंदुस्तान को धमकी देने का काम कर रहे हैं। इन सब कारणों से देशद्रोह का मुकदमा उन पे बनता है, और जिस पे देशद्रोह का मुकदमा बनता है और वो अगर संवैधानिक पद पे है तो एक पल के लिए उसे संवैधानिक पद पे बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत उन्हें वो सीट छोड़ना चाहिए। तुरंत वो सीट छोड़ना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस डिबेट में मैंने आम आदमी पार्टी जिन्होंने अपॉइंट किया है उनका भी स्पोक्स पर्सन मांगा था, लेकिन उन्होंने जफरुल इस्लाम के मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। मैं चाहता था आम आदमी पार्टी जिसने उनको अपॉइंट किया है अपना पक्ष रखे। तहसीन पूनावाला, धर्म के नाम पर देश विरोधी सोच क्यों आप मौलाना साद का समर्थन कर रहे हैं? क्यों आप शाहीन बाग का समर्थन करते रहे? क्या ये सोच उसका एक्सटेंशन नहीं है? दीपक जी, आपके साथ डिबेट में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। संबित भाई की बात मैं बहुत गहराई से सुन रहा था। संबित भाई ने बिल्कुल सही कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर संवैधानिक पद पर हो और कोई देशद्रोह का उस पर मुकदमा चले या कोई देशद्रोह की बात करे, उसे वहीं से रिजाइन करना चाहिए। काश ये नॉलेज संबित भाई, मोदी जी, जिनके हृदय में बहुत दर्द हुआ था जब साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को एक महान व्यक्ति कहा था और आपको न्यूज नेशन को कहा था कि मैं हृदय से उनको माफ नहीं करूंगा, एक्शन लेते। साध्वी प्रज्ञा आज भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी जी के बेहद करीबी है, बीजेपी की सदस्य है। और दूसरी बात हम बात करते हैं, उन पर आज भी टेररिस्ट के चार्जेस लगे हुए, कोर्ट ने उन्हें आज भी डिस्चार्ज नहीं किया। इसके बावजूद के एनआईए ने कहा कि चार्जेस निकालने चाहिए, कोर्ट ने कहा ये चार्जेस नहीं निकाल सकते। अब हम आते हैं इस बात पर, मौलाना साद की बात पर। मौलाना साद ने 2 जगहों पर परमिशन मांगी, मुंबई जहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली जहां पर दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नीचे, दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी। अब मेरा संबित भाई से एक सिंपल सवाल है। संबित भाई, देश लॉकडाउन में था, 28 की रात 2 बजे, 29 की सुबह 2 बजे अजीत डोवल देश के तीसरे चौथे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मौलाना साद को मिलते। लॉकडाउन में ये मौलाना भाग कैसे जाते? ये मौलाना न्यूज चैनल्स को वीडियो भेजते और देश जो हमारा एक टेक्नोलॉजिकली शक्तिशाली देश है, वो एक मौलाना को ट्रेस डाउन नहीं कर सकता। अब तक आपने उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं की, यानी कि
आपकी और मौलाना की सेटिंग है, वरना अजीत डोभाल क्यों जाते जो कमिश्नर का काम था? कमिश्नर ने डीसीपी लेवल के व्यक्ति का काम था, 2 डंडे मारते उनको उठाते, आपने उठाया नहीं, आपने उनकी मदद की लॉकडाउन में भागने की, ताकि आप हिंदू मुसलमान बोलते मौलाना को डंडे पड़े, तहसीम पूनावाला इशू बनाते ना, मौलाना को डंडे पड़े, मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है, मुसलमानों की प्रताड़ना हो रही है। फिर शाहीन बाग वाली सोच कहां आती? संबित भाई, डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आऊंगा तहसीम, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब लेने में आऊंगा। एक लाइन डंडे पर जी 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 डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता था कि पहली बात तो है कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि तहसीन भाई ने डिबेट करने से पहले ही हथियार डाल दिए, वो मान गए। पहली बात तो वो डिमांड कर रहे हैं कि मौलाना साद के ऊपर डंडे क्यों नहीं बरसाए हमने। तहसीन भाई थोड़ा सबर करो, डंडे बरसाना ऐसी चीज होता है कि डंडे खाने वाला आदमी कभी आके सामने बोलता नहीं है, जो चुपके अंदर डंडे खाता है ना, वो बोलता नहीं डंडे पड़े हैं करके। तो आपकी डिमांड जो है कि मौलाना साहब के ऊपर डंडे पड़ने चाहिए, वो ईश्वर करेगा, पूरा होगा, सब होगा। दूसरी बात है, देखिए आपने, तहसीन भाई बहुत स्मार्ट व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत स्मार्टली जो मेन मुद्दा था आपके इस्लाम साहब का, जो दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है इस्लाम खान साहब, उनका बिल्कुल विषय को कवर कर गए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, बचाया नहीं जा सकता है, तो उस पर कुछ नहीं बोले। बस उनकी इतनी डिमांड है कि मौलाना साहब के माथे पर डंडा पड़ना चाहिए। चलिए, मैं तो कहता हूँ इंशाअल्लाह ये भी आपकी मुराद पूरी होगी, जल्दी होगी, हो भी रही होगी, तो मौलाना साहब कौन सा बता रहे होंगे। ठीक है, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं, शिराज भाई को लाऊं, वाणी को लाऊं, उससे पहले मैं 1 मिनट में आ रहा हूं तहसीम, मैं एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। यह पहली बार नहीं है, जफरुल इस्लाम खान इससे पहले भी भारत के आंतरिक मामलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर चुके हैं। आपको 9 नवंबर 2019 का उनका इंटरव्यू का एक अंश दिखाते हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने टर्की से संचालित एक चैनल को दिया था। आप भी देखिए जफरुल इस्लाम विदेशों में भारत का क्या नैरेटिव सेट करते हैं, और ये इंटरव्यू टर्की के चैनल को तब दिया गया जब भारत सरकार ने बड़े स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान, मलेशिया और टर्की का बाइकॉट शुरू किया था भारत विरोधी बयानों के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। Which is a very strange thing. I mean, it never happened in the whole history of law and judiciary that some god claims a piece of land and they have given it to them. And not only that, even the original Hindu party which demanded this land has not been given it. They have given it to an organization which is Ram Janambhoomi Niyas, which was established by the people who demolished this place. So the demolishers have been actually rewarded today. This is actually, I would say that it is a sad day in India, for Indian Muslims, for Indian judiciary, for law. ठीक है, तो जो कानूनी प्रक्रिया है देश में उसी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। या वाणी आपा, आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं, कितना सम्मान करते हैं जफरुल इस्लाम साहब सुप्रीम कोर्ट का, आप खुद देख सकती हैं। शब्द भी देख लीजिए, बात किससे कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। आपको ऐसे लोग लगते हैं कि ये मुसलमानों के वाकई प्रतिनिधि है? धर्म की आड़ में देश विरोधी सोच क्यों? वाणी आपा जवाब दीजिए। देखिए, मुझे एक ही बात, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको सब लोगों ने वेलकम कर लिया, पूरी कौम ने उसका वेलकम, पूरी जनता ने उसका वेलकम किया। कि अब मुझे ये बात, आप जो पिछली बातें ला रहे हो, जैसे कि आपका ट्वीट है, तेजस्वी सूर्या ने ट्वीट किया, जैसे कि आजकल श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं उनका ट्वीट हटा दो, जबकि अरब लोगों ने उस पर कमेंट किया, उन्होंने कमेंट किया कि अरब विमेन्स पे कमेंट किया। आप ये देख लीजिए, आप बोल रहे कि ये मुसलमानों को पक्ष में ला रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए ना, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ऐसा ट्वीट करते हैं कि जिससे बाकी देशों की औरतों को इंसल्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि आज कल बीजेपी इस्लाम के बारे में उसने लड़ा कि ट्वीट को प्लीज करके बोल रहे हैं, प्लीज। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने जिस व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बिठाया है, उनके मन में सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना सम्मान है जहां पर आप प्रैक्टिस करती हैं? इसका जवाब दीजिए ना। तेजस्वी सूर्या कहां से आ गए? सम्मान हर एक बंदे के, जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, वो उनको पता है कि प्रियम्बल का माने क्या है, वो रिस्पेक्ट करे, उन्होंने पहले ही रिस्पेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन की। एवरीवन इज रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
शाहीन बाग वालों ने I am कहा respecting रिस्पेक्ट the किया constitution था, of उन्होंने तो everyone. सड़क घेर ली Supreme Court की थी। judgment शाहीन बाग आई वालों है, ने सब कहा लोग रिस्पेक्ट abide किया था, कर रहे हैं। उन्होंने तो सड़क घेर ली थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था सड़क घेरने का अधिकार नहीं उन है, लोगों पर ने घेर भी ली थी। respect- हर दिन उनके हाथ में प्रियम्बल, हर दिन उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन होती थी। अच्छा, हर दिन उनके हाथ में संविधान हर हाथ दिन में वो लेके preamble संविधान पढ़ते तोड़े, थे। संविधान हाथ में लेके संविधान तोड़े। हर दिन वो प्रियम्बल पढ़ते, उन्होंने संविधान के अंदर संबित पात्रा जी, against संबित पात्रा अगर जी। हमारी डेमोक्रेसी अरे राइट सुनिए, दे आप रही है, राइट टू सुनिए। प्रोटेस्ट, उन लोगों ने कहा गलत यानी किया? जी सुनिए, उन सुनिए। लोगों ने कहा गलत किया? देखिए ऐसा है दीपक जी, आज कोई डिफेंड नहीं मुझे कर ये बताइए, अगर यानी जी, आराम से वाणी जी प्लीज, हम एक दूसरे पे ना बोले, मैं आऊंगा एक आपके दूसरे पास के ऊपर फिर से। बोलेंगे तो जनता समझ नहीं प्लीज पाएगी। मेरे देखिए आज ईपी में कोई- आपके पूरे स्टूडियो का साउंड आ रहा है। देखिए जितने लोग बैठे हैं ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है संविधान क्या है और सबको पता है जफरुल इस्लाम ने क्या गलती की है। कोई डिफेंड नहीं कर सकता, इनडिफेंसिबल को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए कोई तेजस्वी सूर्या के पास भाग रहा है, कोई साध्वी प्रज्ञा के पास भाग रहा है, मगर जफरुल इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन को लाइक करते हैं। कैसे यानी जी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहती है अगर आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा है भारतवर्ष में, तो आप भारत के कोर्ट में जाके उसका निपटारा करिए। आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहती है आप विषयों को लेकर देश से बाहर किसी और देश में चले जाइए, नंबर एक। नंबर दो, मैं इसके बड़े प्रोपेगेंडा को बताता हूं दीपक जी, और पहली बार मैं टीवी में इस विषय को रख रहा हूं। देखिए ये सारा का सारा आईएसआई का किस प्रकार खेल है। देखिए भारत का अरब देशों के साथ, यूएई के साथ, सऊदी के साथ, सारे अरब देशों के साथ एक बहुत घनिष्ठ संपर्क नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात इन लगभग तमाम देशों ने नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया और बड़ा प्रगाढ़ संपर्क हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और कई अरब देशों ने पाकिस्तान के विरोध में भी बोल दिया, आतंकवाद के विरोध में बोल दिया। इससे पाकिस्तान के मन में बहुत टीस मची और पाकिस्तान के लोगों ने फॉल्स बॉट्स बना के, अर्थात ये जो हैंडल जो ट्वीट कर रहे हैं आजकल आप देखेंगे, कोई प्रिंसेस बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, दरअसल ये यूएई के नहीं है, ये सऊदीया के नहीं है, ये पाकिस्तानी लोग नकली हैंडल बना करके सऊदीया के लोग बनके ट्वीट कर रहे हैं। और पूरी की पूरी ये जो जफरुल इस्लाम हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लोग हों, ये सारे लोग मिलके केवल और केवल आईएसआई के हाथों में एक बेट की तरह खेल रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यवश चीज है। अपने ही हिंदुस्तान भाइयों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं यूएई में, और वो चाहते हैं कि यूएई अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ एक्शन करे। ये तो शुक्र है, बहुत अच्छा रिश्ता है हमारा अरब देशों के साथ, इसलिए अरब देश इस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये जफरुल इस्लाम साहब ने जिस प्रकार का कारसादी किया है, उसके लिए ना केवल वो सस्पेंड होने चाहिए, अपितु कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति आतंकवादी जाकिर नायक का समर्थन ना बने, दोबारा कोई व्यक्ति देश के विरोध में ये ना कहे कि सैलाब आएगा और हिंदुस्तान को नष्ट करना। मैंने तो साफ कहा है डॉक्टर संबित पात्रा कि जफरुल इस्लाम की कोठी जो है तिहाड़ में वही कोठी होनी चाहिए जो मौलाना साद के बगल वाली हो। अच्छा, ये मौसेरे भाई हैं। सीधा चलता हूं तहसीन पूनावाला के पास। तहसीन पूनावाला जी, मुझे बताइए एक बात, कांग्रेस पार्टी ने शाहीन बाग का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी पालघर के मुद्दे पर खामोश है, कांग्रेस पार्टी ने आज तक ये नहीं कहा कि मौलाना साद इतनी बड़ी गलती करके कहां छुपे हुए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल वायरस फैला रही है। बताइए, कम्युनल वायरस जफरुल इस्लाम ने फैलाया या भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया? तहसीन पूनावाला जी, और कैटेगोरिकल बताइए, संतों की मॉब लिंचिंग के मामले में आपकी पार्टी खामोश क्यों है? सर आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का जवाब मैं दे दूंगा। सबसे पहले जफरुल इस्लाम का सवाल, उपराज्यपाल सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी की बात सुनते, होम मिनिस्ट्री की बात सुनना ही पड़ता उनको। उपराज्यपाल जी ने अभी तक उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उपराज्यपाल जी उनको सस्पेंड करे और दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के नीचे उनको अरेस्ट करे। दिक्कत क्या है? कोर्ट जाने की भी दिक्कत क्या थी? ये तो सेल्फ सर्विंग एफआईआर होता है, सेडिशन का केस पुलिस खुद संज्ञान ले सकती, लेकिन अमित शाह जी ने संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं लिया संज्ञान? अमित शाह जी ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया ताकि न्यूज चैनल्स पर आप कोविड डिस्कस ना करो, हिंदू मुसलमान डिस्कस करें। ठीक उसी तरह जैसे अमित शाह जी ने मौलाना साद को परमिशन दी, उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया, अमित शाह जी की पुलिस ने दी और अजीत डोवल साहब ने उनको भगाया। अब तीसरी बात, पालघर की मॉब लिंचिंग का सिंपल सॉल्यूशन है, आज अभी इसी वक्त जो मॉब लिंचिंग का कानून कांग्रेस के राज्यों ने बनाया, आदेश के राष्ट्रपति से साइन करे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट की हम सब इज्जत करते हैं, वानी यास्मीन मेरी वकील थी, हम इज्जत करते हैं, करिए साइन आप उसको। अमित शाह ने जी ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? बनाए मॉब लिंचिंग पे कानून। आपको नहीं बनाना है क्योंकि बीजेपी के लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है,
चलिए, वहां पर एनसीपी के लोग थे, कई सारे आपके कॉमरेड मित्र थे, वहां पे कट्टरपंथ और वामपंथ और कन्वर्जन का कॉकटेल है। मैं आपको बता दूंगा वो रिपोर्ट पूरी। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल यहां पर यह उठता है कि जब सीधे जवाब नहीं है तो दूसरे पर आरोप लगा दो। 4 उंगलियां अपनी तरफ नहीं उठती है क्या तहसीन पूनावाला की? नहीं, आज देखिए, मेरे अच्छे मित्र हैं तहसीन जी, मैं बहुत पहले से इनके साथ डिबेट करता हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, PIL इत्यादि भी करते हैं। इसलिए आज आप देखिए, ये ना तो मौलाना साद को डिफेंड कर रहे हैं और ना ही जफरुल इस्लाम खान जी को डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने डिमांड रखी है, 2 डिमांड रखी है। पहली डिमांड है कि साद साहब के माथे के ऊपर डंडे पड़ने चाहिए, क्यों नहीं डंडे पड़े हैं। दूसरा डिमांड है कि जफरुल इस्लाम खान साहब को अभी तक घसीट करके पुलिस सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाली है। दोनों डिमांड जायज है। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, डिक्टेटोरियल कंट्री में नहीं है। इसलिए हम जानते हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, पहले केस हो रहा है, पहले हमने कंप्लेंट लिखाई है, कंप्लेंट लिखाने के बाद जो पूरा प्रोसीजर होता है, कोर्ट में जाना, उसमें रिप्रिमांड करना, एक सो कॉज नोटिस देना। आप देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी पहले सो कॉज नोटिस दिया है ताकि जफरुल इस्लाम साहब अपना भी जवाब दे सके। हम ये कांग्रेस की इमरजेंसी की पीरियड में नहीं रहते हैं कि किसी को उठा के सर के ऊपर लेके जेल के पीछे डाल ले। मगर देखिए, इतना जरूर होगा, क्योंकि आप कानून को समझते हैं तहसीन भाई, दोनों के माथे पे आपने कहा कि डंडे पड़ने चाहिए और घसीट के लेना चाहिए। हम घसीट के तो नहीं लेंगे किसी को, मारामारी भी नहीं करेंगे, मगर सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। ठीक, मौलाना कादरी, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्यों ये सोच पनप रही है देश के अंदर, क्यों एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमान तो परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, क्यों? क्या आपको लगता है कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हैं? पहली बात तो यह है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, हो रहा है जो। लेकिन मैं इससे पहले आप पर हुआ क्या ये बोलने के बाद? रहा सवाल कि हमको किसी और जगह जाकर अपनी विपदा नहीं सुनाना चाहिए, इसके पक्ष में मैं। हमारे अपने देश का संविधान है, हमारे अपने लोअर कोर्ट है, हमारे अपने हायर कोर्ट है, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट है। हमारे साथ जो कुछ भी नाइंसाफी हो रही है, हमारे संविधान के साथ हम रहते हुए जमहूरी अंदाज में हमको ये नाइंसाफियों का मुकाबला। अच्छा, मौलाना कादरी साहब, आज खुलासा कर दीजिए कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। टीवी पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बात कर रहे हैं, अपना मत रख रहे हैं, आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई? अपनी केस स्टडी बता दीजिए मुझे। नाइंसाफी हुई है, सबसे पहली नाइंसाफी ये हुई है कि हमारे साथ कंटिन्यूअसली लिंचिंग होती गई, लेकिन आज तक लिंचिंग पे कोई कानून नहीं बनाया गया। हमारा जो हक एक भारतीय के हिसाब से हमें देना चाहिए, वो हमें हक नहीं दिया गया। बेवजह हमारे खिलाफ शिराज भाई मेरे साथ है, ठीक है। डॉक्टर पात्रा, एक मिनट, मैं शिराज भाई के पास जाऊंगा। शिराज भाई भी एक सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। बता दीजिए शिराज भाई, प्रताड़ना आपकी हो रही है, कितने परेशान है, कितने हैरान है आप किस देश को लिखेंगे? कुवैत को लिखेंगे, ओमान को लिखेंगे, सऊदी अरब को लिखेंगे? बताइए। भारत जैसे देश में दीपक जी, भारत जैसे देश में अगर मैं पैदा हुआ हूं शिराज कुरैशी, तो मैं इसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मुझे भारत में पैदा किया, सीरिया में पैदा नहीं किया। मौलाना साहब को मैं बता दूं कि अगर आप सीरिया में पैदा हो जाते तो पता लग जाता कि आपके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। दूसरी बात, वो उस परंपरा के हैं जिस परंपरा में दाऊद इब्राहिम है। ये ध्यान में रख लीजिए, दाऊद इब्राहिम जिस तरह से पाकिस्तान की शरण में छुपा बैठा हुआ है, उसी तरह से ये शरण मांग रहे हैं उन देशों की, कुवैत जैसे देशों की, जो भारत से खुद शरण मांगता है। और वो देश ऐसे हैं जहां पे भारतीय मजदूरों को जब गुलाम बना के रख लिया जाता है, उनको बंधक बना के रख लिया जाता है, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, तो भारत के विदेश मंत्री और भारत की सरकार उनको छुड़ा के लेके आती है। जफरुल इस्लाम साहब ये कहना भूल गए। मौलाना कादरी, थोड़ा शिराज भाई को बात करने दीजिए। कुवैत का वीजा चाहिए, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हुए इतनी गैर जिम्मेदाराना बात की है। मैं तो कहता हूं कि इनके ऊपर वही धाराएं और वही सेक्शंस लगाना चाहिए जो कि दाऊद इब्राहिम के ऊपर लगे थे। क्यों? क्योंकि जफरुल इस्लाम एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनको लाखों मुसलमान फॉलो करते हैं। आप देखिए कि ट्रेंड देखिए, आज जब आप मीडिया में देखेंगे कि जफरुल इस्लाम के बयान के बाद मुसलमान युवाओं में कितना ज्यादा आक्रोश आ गया और उनको ऐसा लगने लगा कि मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है। और ये मैं बड़े खुल के बात बता दूं कि भारत जैसा मुल्क, हिंदुस्तान जैसा मुल्क पूरे दुनिया में नहीं है जहां पे सबसे सुखी मुसलमान भारत में है। ये बड़े खुल के मैं आपको बताना चाह रहा हूं मौलाना साहब, इसको आप बड़े गौर से आप
गौर से आप इसको नोट कर लीजिए। मौलाना भारत में रहकर जितनी आप बदतमीजी कर सकते हैं ना, मौलाना जितनी आप बदतमीजी कर सकते हैं, जितने शाहीन बाग आप खड़े कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में शाहीन बाग बना के दीजिए। अरे पाकिस्तान छोड़िए, आप सऊदी अरब में अगर आप शाहीन बाग जैसी हरकत कर देते तो अभी आप तो या तो आपके हाथ काट दिए जाते या गर्दन काट दी जाती है। ठीक है, इसी इस पर बात को आप बात ध्यान आगे में बढ़ाएंगे रखिए। आप कि भारत में अगर इसी पर बात आगे बढ़ाएंगे और हम ये देखेंगे कि कितना कंडीशनल प्यार है कुछ लोगों का इस देश के लिए। ब्रेक के बाद